नमस्कार सभी को। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी के बारे में पढ़ेंगे। पुरस्कार कहानी प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद पर आधारित कहानी है और प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में अंततः विजय कर्तव्य की ही होती है। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है मधुलिका और अरुण। जो मधुलिका है वो इस कहानी की नायिका पात्र है और अरुण जो है नायक पात्र है। इस कहानी की जो केंद्रीय बिंदु है वो मधुलिका है। उसी के चरित्र के चारों ओर समूचा जो कथानक है वो चक्कर काटता है। कहानीकार ने उसके चरित्र के द्वारा अपने उद्देश्य को भी जो है स्पष्ट किया है। मधुलिका जो है एक सुंदर स्त्री है। वह सिंघमित्र की पुत्री है। जो सिंघमित्र उनके पिता है वो बड़े ही वीर पुरुष थे और जिन्होंने कौशल राज्य की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों को त्याग दिया था। मधुलिका अब एक अनाथ बालिका है। अनाथ बालिका होते हुए भी मधुलिका में जो है अपने पिता के मानवीय संस्कार है। वह एक कृषक बालिका है। कौशल के महाराज ने मधुलिका की भूमि को ही कृषि महोत्सव के लिए चुना है। वह अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम करती है। कृषि महोत्सव में उसका खेत चुना गया है, परंतु वह जो है अपनी भूमि से अलग नहीं होती है। वह अपनी भूमि के बदले में महाराज से स्वर्ण मुद्राओं का थाल स्वीकार नहीं करती है। मधुलिका जो है एक बड़ी ही स्वाभिमानी स्त्री है। वह राष्ट्रभक्त है। प्रेम और राष्ट्रभक्त में वह अपनी राष्ट्रभक्ति को जो है महत्व देती है। वह एक वीर और साहसी कृषक बालिका है। उसमें व्यक्तिगत प्रेम का आदर्श है। वह मन ही मन अरुण से प्रेम करती है, लेकिन अपने प्रेम के लिए वह अपने कर्तव्य को जो है नहीं भूलती है। इस प्रेम और कर्तव्य का अंतर्द्वंद जो है उसके अंदर विराजमान है, लेकिन प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में जो है वो कर्तव्य को अधिक महत्व देती है। इसी प्रकार जो दूसरा मुख्य पात्र है वो राजकुमार अरुण है। जो राजकुमार अरुण है वो मगध का राजकुमार है और कौशल राज्य में इंद्र पूजा के उत्सव देखने के लिए आया है। वहीं वह प्रथम दृष्टि में ही मधुलिका के अपूर्व सौंदर्य के प्रति जो है आकृष्ट हो जाता है और उसे मगध की रानी बनाने के स्वप्न देखने लगता है। वह एक सच्चा प्रेमी है, लेकिन किसी कारणवश वह मगध से निर्वासित कर दिया जाता है। तो वह एक निर्वासित राजकुमार है, लेकिन उसके हृदय में मधुलिका के प्रति जो है प्रेम बरकरार है। इस प्रकार से उसका प्रेमी हृदय है। वह एक वीर पुरुष है। केवल अपने 100 सैनिकों के बल पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक निडर योद्धा है। वह डरता नहीं है। उसे अपने युद्ध कौशल और शक्ति पर पूरा भरोसा है। वह मधुलिका से भी कहता है कि तुम मेरी खड़क का आतंक युद्ध में देखना। वह एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसे मगध से विद्रोही घोषित करके निकाल दिया गया है। वह कौशल में मधुलिका की शरण लेता है और कौशल का सम्राट बनने की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार वह एक महत्वाकांक्षी युवक है। वह एक षड्यंत्रकारी युवक भी है, क्योंकि वह कौशल नरेश को पराजित करने का जो है मधुलिका के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। लेकिन जो मधुलिका है उसके षड्यंत्र को भाप जाती है और उसे पकड़वाकर स्वयं को जो है देश प्रेमी सिद्ध करती है। इस प्रकार यह कहानी देश प्रेम पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। अब हम इस कहानी का सार पढ़ते हैं। इस कहानी के सार में मैंने पहले भी बताया है कि मुख्य 2 पात्र हैं, मधुलिका और
अरुण है। अब हम इनका सार देखें आप। महाराज की सवारी आ रही है, सारी जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी है। महाराज हाथी पर से उतरे, जनता ने उनका स्वागत किया। वह दिन कौशल के लिए एक प्रसिद्ध उत्सव ही तो था। उस उत्सव में महाराज को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता है। इंद्र की पूजा की जाती है और नगर निवासी खूब आनंद मनाते हैं। हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। अनेक राज्यों के राजकुमार इस उत्सव में अतिथि के रूप में भाग लेते हैं। आज इस उत्सव के लिए मधुलिका की भूमि को चुना गया है। मधुलिका बीजों का एक थाल लेकर महाराज के साथ साथ चल रही है। महाराज उसी थाल में से बीज लेकर खेत में डाल रहे थे। मगध का एक राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। उत्सव समाप्त होने के पश्चात महाराज ने मधुलिका को कुछ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। रिवाज के अनुसार मधुलिका की भूमि अब राजा की हो चुकी थी, परंतु मधुलिका ने राजा पर न्योछावर करके वे स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। तभी मधुलिका ने कहा कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है, मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ। तभी मंत्री ने महाराज को बताया कि मधुलिका वाराणसी युद्ध में शहीद हुए सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। उसके पिता ने मगध के विरुद्ध उस युद्ध में कौशल को विजय दिलाई थी। भूमि तो अब महाराज की ही हो चुकी थी। महाराज चुपचाप वहाँ से चल गए। मधुलिका ने फिर उत्सव में भाग नहीं लिया। वह अपने खेत की सीमा पर मधुक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रही। राजकुमार अरुण ने भी रात के उत्सव में भाग नहीं लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने घोड़े पर सवार होकर वह नगर द्वार की ओर चल पड़ा। नगर में प्रवेश करने के पश्चात वह इधर उधर घूमता रहा और अंत में उसी मधुक वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका सो रही थी। तभी कोयल के बोलने से मधुलिका की नींद खुल गई और अपने सामने एक अपरिचित युवक को देखकर वह उठ गई। अरुण ने उससे कहा कि उसका हृदय मधुलिका की उत्सव वाली छवि का भक्त बन गया है। मधुलिका ने उसे अपने मार्ग पर जाने को कहा। अरुण ने मधुलिका को कौशल नरेश से उसकी भूमि दिलवाने की बात कही, परंतु मधुलिका ने राज नियमों को मानने में ही अपनी भलाई समझी। उसने राजकुमार से कहा कि वह और उसका अपमान न करे। तब राजकुमार बहुत उदास मन से वहाँ से चल पड़ा। मधुलिका अश्रु भरी निगाहों से राजकुमार के घोड़े के कारण उड़ने वाली धूल को देखती रही। मधुलिका ने राजा की कृपा नहीं ली। वह दूसरे लोगों के खेतों में काम करती और जो रूखा सूखा मिलता वह खा लेती। मधुलिका का आश्रय मधुक वृक्ष के नीचे बनी छोटी सी परन कुटीर थी। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार बरसात के मौसम में मधुलिका की परन कुटीर में से पानी टपक रहा था। वह ठंड से ठिठुरकर एक कोने में बैठी थी। आज उसे राजकुमार अरुण द्वारा उसी मधुक वृक्ष के नीचे कही गई बात याद आ रही थी। आज मधुलिका अपने उस बीते हुए क्षण को लौटा लेना चाहती थी। दरिद्रता के कारण वह दुखी थी। मगध के महल की कल्पना उसके मन में उठने लगी। तभी वर्षा ने भयानक रूप धारण कर लिया। मधुलिका अपनी झोपड़ी के लिए चिंतित थी। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, उसे वहाँ आश्रय चाहिए। मधुलिका ने द्वार खोला तो उसके सामने राजकुमार अरुण खड़ा था। वह आश्चर्यचकित रह गई। मधुलिका को अरुण ने बताया कि वह मगध देश का विद्रोही निर्वासित होकर कौशल में जीविका खोजने आया है। मधुलिका ने अपनी झोपड़ी में उसका स्वागत किया। मधुलिका ने अरुण से पूछा कि इतनी दयनीय अवस्था में इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है। तब अरुण ने कहा,
वह एक वीर पुरुष है और वीर पुरुष तो अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं। वह एक नवीन राज्य की स्थापना करना चाहता था तथा मधुलिका को राजरानी के सिंहासन पर बैठाना चाहता था। तब मधुलिका बोली कि वह हमेशा राजकुमार की प्रतीक्षा करती थी। अरुण को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती थी। भी राजकुमार ने उसके सामने कौशल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। उसने मधुलिका से कहा कि आजकल सेनापति भी सैनिकों के साथ दस्युओं के दमन के लिए गए हुए हैं। आज राजा भी मधुलिका की कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। मधुलिका ने अरुण को साथ देने का वादा किया। मधुलिका ने महाराज के पास जाकर अपनी भूमि के बराबर दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जंगली भूमि मांगी। उसने कहा कि उसका एक सहायक भूमि को समतल बनाने में उसकी सहायता करेगा। महाराज ने थोड़ी आनाकानी करने के बाद वह भूमि उसे दे दी। अरुण तथा उसके सैनिकों ने उस भूमि की झाड़ियों को काटकर उस भूमि को खेत बना दिया। राजकुमार अरुण बहुत प्रसन्न था। उसने मधुलिका से कहा कि वह रात को ही कौशल राज्य पर आक्रमण करके वहाँ का अधिपति बन जाएगा तथा सुबह ही श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी, में उसका राजरानी के रूप में अभिषेक होगा। मधुलिका बहुत प्रसन्न थी। वह राजकुमार अरुण ने अपने अभियान पर जाने के लिए उससे विदा ली। राजकुमार के जाने के बाद मधुलिका का मन एकदम विचलित हो उठा। वह सोचने लगी कि राजकुमार को सफलता मिलेगी भी या नहीं। दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि वह सफल ही क्यों हो। कौशल राज्य पर किसी विदेशी का अधिकार क्यों हो। कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या होकर वह अपने देश पर विदेशी को शासन करने के लिए आमंत्रित कर रही थी। वह सोचते सोचते आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसने सामने से कौशल के सेनापति को सेना सहित आते हुए देखा। सेनापति के पूछने पर उसने कहा कि वह उसकी हत्या कर देंगे, उसे राजा के पास ले जाएं। सेनापति को उसने बताया कि आज श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं के हाथ में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। यह सुनकर सेनापति ने 80 सैनिकों को धीरे धीरे नाले की ओर बढ़ने को कहा और स्वयं कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर चला गया। मधुलिका को भी साथ ले लिया गया। तब सेनापति ने दुर्ग के 100 सैनिकों को बिना किसी आवाज़ के दुर्ग के दक्षिण की ओर बढ़ने को कहा। मधुलिका को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सेनापति ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने मधुलिका से पूछा कि क्या वह यह बात सत्य है। मधुलिका ने कहा, हाँ, यह बात सत्य है। राजा ने मधुलिका को वहाँ प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं युद्ध के लिए चले गए। युद्ध में अरुण को बंदी बना लिया गया। कौशल पराधीन होने से बच गया। सारी जनता आनंद से झूम उठी। अरुण को मृत्युदंड दिया गया। राजा ने मधुलिका को कुछ पुरस्कार मांगने को कहा। मधुलिका ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज ने उससे कहा कि उसे कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा। तब मधुलिका ने राजा से प्राणदंड की मांग की और बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो पुरस्कार कहानी है सच्चे प्रेम पर आधारित कहानी है। सच्चे प्रेम के साथ साथ यह अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति के प्रति भी प्रेम पर आधारित कहानी है। यह कहानी अपने कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद पर आधारित है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद में जो मधुलिका है कर्तव्य को महत्व देती है और कर्तव्य के कारण वह अरुण का साथ छोड़ अपनी मातृभूमि का साथ देती है। और अंत में जब प्राण न्यौछावर की बात आती है तो वह अरुण के साथ ही प्राण न्यौछावर करना